के साथ नहीं लिख रहे हैं, जैसे चीजों को ना एक बोझ समझ कर लिखते हैं। भाई मैंने आपसे कहा आपको इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूले आते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इस चैप्टर में आपको जो भी फॉर्मूले याद हो सब लिख डालिए, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आने के चांस हैं, और या फिर ग्राफ, बस दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, न्यूमेरिकल और ग्राफ। पहला सबसे पहला फॉर्मूला सर E बराबर एच न्यू, या फिर इसी को E बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। दूसरा फॉर्मूला वर्क फंक्शन बराबर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, या फिर एच न्यू नॉट, W बराबर एच न्यू नॉट। क्लियर। तीसरा फॉर्मूला E बराबर E नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे याद करते हैं E बराबर W प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, या फिर E बराबर W प्लस बोलो E वी नॉट। तीन फॉर्मूले हो गए, ये एक ही फॉर्मूले के तीन फॉर्मूले हो गए, ठीक है। चौथा देखिए, अब चौथा फॉर्मूला क्या, ई वी नॉट इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। एक फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई वी, लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2 एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। बस इतना अगर आपको याद हो, है एक ही चीज के फॉर्मूले, लेकिन ऐसे लिखो। देखो सुनो, अब मैंने जैसे आपको ये काम कहा था, तो आपके अंदर ना जोश, जो पढ़ाई का जोश जिसे कहते हैं कि भैया 12th क्लास के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, बोर्ड में मैं अच्छा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे अंदर जोश होगा, तो कम से कम जितनी जल्दी बोल आपसे होते सारे फॉर्मूले लिख डालते, ठीक है ना। लेकिन आप पता नहीं क्यों हर छोटी छोटी चीज को ना बुरे मन से देखते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वी नहीं, वोल्टेज है, वोल्टेज वी, कैपिटल वी मतलब यहाँ पर वोल्टेज। अंडर रूट 1500 यूनिट क्या होगी, हाँ तो मैं समझ गया, अंडर रूट के अंदर तुम इसको ले गए तो रूट के अंदर ले जाएंगे, लेकिन 12 का स्क्वायर भाई 154 पॉइंट कुछ करके होगा, ठीक है ना। नहीं समझे, देखो 12 का स्क्वायर 144 होगा ना, है ना। हाँ तो नैनो मतलब मैंने कहा ना, यूनिट बदल के आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब सुनो, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे ध्यान से, बार बार कह रहा हूं। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे क्वेश्चन का वैल्यू लिखिए और सॉल्व करिए। द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज 1.4 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन दी है, वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन 1.4 एंगस्ट्रॉम, इट बिकम्स 2 एंगस्ट्रॉम आफ्टर कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या कहा इसने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। If the wavelength of a photon is 1.4 एंगस्ट्रॉम, एक फोटोन की वेवलेंथ 1.4 एंगस्ट्रॉम है, ये बन जाता है, it becomes 2 एंगस्ट्रॉम आफ्टर कोलिजन विद एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से टकराकर ये 2 एंगस्ट्रॉम का बन जाता है। यहां तक क्लियर। अब कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं समझे, हाँ क्या चीज, हमसे उसने पूछा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, ठीक है ना। तो आप करोगे क्या इसके लिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी, सुनो मैं बता रहा हूं। एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 1.4 एंगस्ट्रॉम, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराया और दोनों की टक्कर के बाद जो एक पार्टिकल बना उसकी वेवलेंथ कितनी हो गई 2 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। बताओ वेवलेंथ बढ़ी मतलब एनर्जी घटी, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। तो इसका मतलब पहली एनर्जी ज्यादा थी, बाद की एनर्जी कम, तो इसके टक्कर से इसको एनर्जी मिली होगी। फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इसने उस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी इंपार्ट कर दी होगी, तभी तो इसकी एनर्जी घटी होगी। पहले तो ये समझो ना, वेवलेंथ इसकी कितनी थी, पहले फोटोन की वेवलेंथ थी 1.4 एंगस्ट्रॉम, टक्कर के बाद उसकी वेवलेंथ हो गई 2 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ गई, और वेवलेंथ बढ़ी होगी तो ये रहा फॉर्मूला, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी। क्लियर। इसका मतलब है कि एनर्जी घट गई, किसकी, फोटोन की एनर्जी घट गई। कहां गई,
कोई पूछे कहां गई, तो भैया जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब टक्कर के बाद ये इलेक्ट्रॉन जब भागा होगा इधर उधर छिटक के, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को मिल गई होगी। इसकी एनर्जी में जितनी कमी आई है वो एनर्जी कहां गई, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन कहता है जितनी घटी होगी उतनी किसी और की बढ़ी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी उतनी। तो ये निकालने के लिए कि स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी गेन कर ली होगी, क्या करोगे, आंसर बता रहे हो, नहीं HC की वैल्यू रख रहे हो, हाँ सिंपल सर। कोई फोटोन, पहले ध्यान से समझो, मैं बार बार जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं। एक बात तो बताओ, कोई फोटोन के पास मान लो अभी 40 जूल एनर्जी है, उसने उसमें से 10 जूल इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो बताओ कि अब उसने क्या पूछा बाद में, व्हाट इज द, अच्छा किसी फोटोन के पास 40 जूल एनर्जी है, किसी से टकराने के बाद उसके पास 15 जूल रह गई, तो जिससे टक्कर हुई उसको उसने कितनी दी, 25 जूल। समझ में आया, कैसे निकालोगे सर, पहली एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को क्या कर दूंगा, माइनस, तो जो बीच का हिस्सा आया होगा वो किसको मिली होगी, जिससे टक्कर हुई उसको मिली होगी। समझ में आई बात ना, अरे नहीं समझे दीप्ति, नहीं समझ में आई बात, बहुत अच्छे। तो हम क्या करेंगे सर, पहले निकालेंगे E1, E1 मतलब फोटोन के पास पहले एनर्जी कितनी थी, तो हम कहेंगे सर hc/λ1 थी, बाद में कितनी हो गई hc/λ2, तो इसने कितनी एनर्जी रेडिएट कर दी होगी या कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी होगी, तो हम कहेंगे सर डेल्टा E के इक्वल दी होगी। डेल्टा E बराबर कितना, E1 माइनस E2, मतलब hc/λ1 माइनस hc/λ2, यहां से हम hc कॉमन ले लेंगे, 1/λ1 माइनस 1/λ2, डेल्टा E बराबर, बोलो बच्चे, हाँ आंसर आ रहा है 4.24 इंटू 10 की पावर माइनस 16 जूल, हाँ माइनस 16, ठीक है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कैलकुलेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं, दुष्यंत समझ में आया कुछ कॉन्सेप्ट, हाँ 4.1769 into 10 की पावर माइनस 16, हाँ देखो ये कितना होगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू C 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू में 1/λ1 कितना 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 माइनस 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ ले आ रहा हूँ, चलो है ना, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। बताओ कितना आ जाएगा, डेल्टा E बराबर H इंटू C करके कितना आया 199, हाँ ये पक्का हो गया जी। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन ले लिया, 1/10 की पावर माइनस 10 कॉमन ले लिया, बोलो ले लिया कि नहीं। 1/10 की पावर माइनस 10 यहाँ भी है, 1/10 की पावर माइनस 10 यहाँ भी है, यहाँ क्या बचेगा 1/1.4 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा सर 1/, देखो लिख दे रहा हूँ 1/1.4 माइनस 1/10 कितना 2। समझ में आ रहा है नैन्सी, अभी कितना हो गया डेल्टा E बराबर 19902 इंटू 10 की पावर माइनस 29, ये 10 की पावर माइनस 10 भी ऊपर पहुंचा दो, कितना बचेगा बताओ बच्चों, 10 की पावर माइनस 19 बचेगा, 10 की पावर माइनस 19, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 माइनस 1.4/2.8, बोलो आएगा कि नहीं, से क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर दो, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा हमारे को। डेल्टा E बराबर ये आएगा भाई 4.24 इंटू 10 की पावर माइनस 16। ये जो मैंने आपको बार बार कहा ना, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं, आपके पढ़ने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि आपसे जो भी पूछा जा रहा है तुरंत जवाब दें आप। रिवीजन चल रहा है भाई, रिवीजन, तो रिवीजन में आप सेकंड प्री बोर्ड भी देके बैठ गए हैं फिजिक्स का, फर्स्ट प्री बोर्ड दिया फिर सेकंड प्री बोर्ड दिया, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपसे सर कुछ भी पूछिए ना, अब आप कुछ भी पूछिए हम करेंगे, ये होना चाहिए, ठीक है ना। पढ़ाई का अंदाज जो है ना ये इस तरह का होना चाहिए, क्लियर। चलो हो गया, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मोमेंटम एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ ए फोटोन। फाइंड द मोमेंटम एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ ए फोटोन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3300 एंगस्ट्रॉम, 00 एंगस्ट्रॉम। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द मोमेंटम एंड इक्विवेलेंट मास, है ना, find the momentum and equivalent mass of a photon of radiation of wavelength 3300 angstrom, 3300 angstrom, 3300 angstrom, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। इसने कहा एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ कितनी है
बच्चों फोटोन की वेवलेंथ देखो जल्दी से, लैम्डा कितना 3300 एंगस्ट्रॉम, 3300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसकी क्या निकालनी है तुम्हें, मोमेंटम निकालना है। क्या फॉर्मूला लगाओगे, लैम्डा बराबर h अपॉन p, ये कहीं लिखा होगा मैंने, ये रहा, लैम्डा बराबर h अपॉन p। लैम्डा दे रखा है, h तुम्हें पता होता है, p की वैल्यू निकालनी है। एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है ना, वेरी गुड। 2 × 10 की पावर -27, यूनिट बताओ, यूनिट, हाँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। इक्विवेलेंट मास बताओ, इक्विवेलेंट मास बताओ। मैं मिटा दे रहा हूं, ये 6 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, है ना, हमें यही 6 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं अभी। वैसे सारे पता होंगे तुम्हें, पहले से लिखवाए हुए हैं सब, लेकिन मैंने आज की क्लास में भी आकर के सबसे पहले 6 फॉर्मूले लिखवाए कि इस चैप्टर में पूरे में बस यही 6 फॉर्मूले हैं, इन्हीं का इस्तेमाल होता है और बाकी सब कुछ इसी से होता है, ठीक है ना। कितना है बच्चे, ये फोटोन है ना भाई, फोटोन का इक्विवेलेंट मास पता करना है। मतलब जैसे हमें मोमेंटम मिल गया, है ना, समझ गए ना, मोमेंटम के हेल्प से निकल आएगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट क्यों बोल रहा है, अच्छा ये क्यों नहीं बोल रहा है, ऐसा क्यों नहीं बोला, मास ऑफ फोटोन होता ही नहीं सर, समझ गए ना। हाँ, तो इसने कहा भैया ये बताओ किस पार्टिकल, मतलब इस फोटोन का मास किस तरह के मास के इक्विवेलेंट है। तो सर मेरे पास मोमेंटम आ गया, कितना, लैम्डा बराबर क्या भी होता है, h अपॉन mc भी तो होता है ना, समझ गए। या फिर सीधे सीधे लिख सकते हैं, हाँ p बराबर mc, p तुम्हारा आ ही चुका है, मोमेंटम तुमने पहले केस में निकाल लिया, तुम पहले केस में मोमेंटम निकाले, फॉर्मूला होता p बराबर mv। लेकिन सर फोटोन है, फोटोन मतलब लाइट से निकला होगा ना, लाइट से निकला हुआ, लाइट की वेलोसिटी c के इक्वल, तो p बराबर क्या लगा दोगे फॉर्मूला mc। ये देखो, मैं यही तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, पेपर में यही क्वेश्चन आ जाते हैं, तुम लोग देखते रह जाते हो कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, एकदम आसान। हाँ 6.67 इंटू 10 का -36, वेरी गुड। इसमें ये अभी बता रहे हैं, हाँ देखो अभी बता रहे हैं क्या फॉर्मूला है, लैम्डा बराबर h अपॉन p, लैम्डा है 3300 इंटू 10 की पावर -10 बराबर 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन कितना p। तो भाई p बराबर 6.63 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 3.300 इंटू 10 की पावर -7। अरे कट जाएगा ना आराम से, 3.3 का डबल, बस इन्होंने इसीलिए 2 लिख दिया, वो एग्जैक्ट 2 कभी नहीं आएगा, कहाँ से आ जाएगा, लेकिन ठीक है भाई कोई बात नहीं ना, तुम जितना है तुम्हारा वही सही है, ज़्यादा आएगा उससे थोड़ा, है ना, 2.0 कुछ करके आएगा, हाँ ठीक है, ठीक चलेगा। तो वो क्या हो गया, p इक्वल टू 2 इंटू 10 के बाद -34 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 10 की पावर -27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, समझ गए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इक्विवेलेंट मास 0.66 इंटू 10 की पावर -35, हाँ, या फिर 6.66 इंटू 10 की पावर -36, ठीक है ना, नहीं 6.6 में लोगे तो 10 की पावर -36 आएगा, नहीं आया, समझ में आया, ठीक है आगे बढ़ो। हाँ बच्चे 0.66 इंटू 10 की पावर -35, ठीक है। कृष्णा बात ना करो, बस अब क्वेश्चन करो, कृष्णा ठीक, बात ना करो, बस क्वेश्चन करो, है ना, ध्यान से। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसने कहा व्हाट विल बी द एवरेज एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ विजिबल लाइट, ये तो करा रखा है, ठीक है ना, करा चुका हूं। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम, है ना, इज इंसिडेंट ऑन 2 मेटल्स ए एंड बी, मतलब कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्वेश्चन लिखने उतनी समझ में आ गया। लाइट है कितनी एंगस्ट्रॉम की, 3500 एंगस्ट्रॉम की, ए और बी 2 अलग अलग मेटल हैं, उन पर डाली गई, ठीक है। विच मेटल विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा,
विच मेटल विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए ना। इफ देयर वर्क फंक्शन आर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए का वर्क फंक्शन लिखो, ए का वर्क फंक्शन दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बी का दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। कोई बात नहीं, बताओ कौन से वाले मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, नहीं समझे। ए का वर्क फंक्शन दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बी का वर्क फंक्शन दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे कहा है बताइए कौन से मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएगा। तो सर जिस वाले केस में वर्क फंक्शन कम होगा, वो भी किससे, किससे, एनर्जी ऑफ फोटोन से। फोटोन की एनर्जी से जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। नंदिनी बात समझ में आई क्या? ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप, फोटोन की एनर्जी निकालेंगे। निकालो जल्दी से खुशी। लैम्डा दे रखा है कितना, 3500 एंगस्ट्रॉम। हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना पड़ेगा तभी तो कंपेयर करोगे। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आई, 3.54 आएगी। सूर्य क्या कर रहे हो? क्या हुआ, दुखी से नजर आ रहे हो, क्यों? ये देखो कल आर्यन आ गया था, आज वो छुट्टी लेके बैठ गया। कल तुम नहीं आए थे। सुनो, सबसे पहला काम, खुशी एक बात बताओ बच्चे, मैंने कहा ये दो मेटल हैं, एक मेटल ए है और एक मेटल बी है। इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है खुशी, इसका कितना दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब उसने कहा हमने दोनों मेटल से लाइट को टकराया। ठीक है, तो बताओ किस वाले मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो ये जानने के लिए क्या करोगे, दिस इज द वर्क फंक्शन, ये WA है और ये WB है। ठीक है, तो हम कहेंगे जिसका वर्क फंक्शन, फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है, बताओ फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है कि नहीं होता है। फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, वर्क फंक्शन का मतलब जितने की जरूरत है उतना, किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने की जरूरत है उतने को कहते हैं वर्क फंक्शन। और अगर उससे ज्यादा एनर्जी लेके आए कोई फोटोन तो सर जितने की जरूरत थी उससे भी ज्यादा है इसके पास, तो आराम से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, समझे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल के देखेंगे सर कि उसकी एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज्यादा है या कम है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकाली, कितनी आएगी, फॉर्मूला लगाएंगे hc/लैम्डा। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू c 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा। लैम्डा कितना है बोलोगे 3500 एंगस्ट्रॉम, तो इंटू 10 की पावर -10। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, यहां से एनर्जी निकल आएगी। जब एनर्जी आ गई तो अब क्या करोगे, ये एनर्जी जूल में आई होगी, इसको पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेंगे। कितने है जूल में बताना भाई, जूल में आई होगी 5.66 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन, अब इसको मैं क्या करूंगा, ये जूल में आया है, ये आ गया जूल में, तो भाई मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 5.66 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इससे डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बच्चों ध्यान लगाओ, इसकी आई 3.4, मतलब फोटोन के पास कितनी एनर्जी है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, लेकिन इसको चाहिए कितनी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 4.2, तो सर इससे नहीं निकल पाएगा क्योंकि कम है एनर्जी। बोलो समझ में आया कि नहीं। लेकिन सर इसको कितनी चाहिए 1.9 और फोटोन के पास एनर्जी कितनी है 3.4, उससे निकल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, मेटल बी से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटल बी, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटल बी। अच्छा, अगर वो ये भी पूछ लेता कि बताओ किस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कितनी एनर्जी के साथ निकलेगा, तो निकल जाएगा ना, बहुत अच्छे। मेटल बी, पहली बात तो मेटल बी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितनी एनर्जी के साथ निकलेगा, तो हम कहेंगे सर E बराबर E0 या E बराबर W प्लस हाफ mv²। E की वैल्यू है कितनी 3.4 और इसकी वैल्यू है कितनी 1.9 प्लस
1/2mv²। इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 3.4 माइनस 1.9, कितना हो जाएगा भाई 1/2mv²। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। बताओ 3.4 में से 1.9 गया 1.5, ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है बच्चों। अगर उसने जूल में पूछा तो क्या करेंगे बोलो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई या डिवाइड दुष्यंत, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है मेरा आंसर। अगर उसने जूल में पूछा मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए? बहुत, कोई डाउट है इसमें? नहीं। आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर टंगस्टन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर टंगस्टन is 2400 angstrom. Threshold wavelength for tungsten is 2400 angstrom. Threshold wavelength for tungsten is 2400 angstrom. ठीक है? When tungsten is illuminated with light of wavelength 1600 angstrom. The threshold wavelength of the tungsten is 2400 angstrom. पहली बात तो लैम्डा नॉट दिया है, लैम्डा नॉट कितना हो गया 2400 एंगस्ट्रॉम। द टंगस्टन इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट कितने की डाली जा रही है 1600 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा दिया है, लैम्डा 1600 एंगस्ट्रॉम। पहली बात तो बिना सॉल्व किए बताओ इलेक्ट्रॉन इमिट होगा या नहीं होगा? ये तो कम है यार लैम्डा, फोटोन का लैम्डा तो कम है ना। हाँ सर लैम्डा कम है तभी तो फायदा हो रहा है। अगर फोटोन का लैम्डा कम होगा तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी। समझ गए? बताओ अगर फोटोन का लैम्डा 2400 ही होता तो तब भी हो जाता सर, इजेक्ट हो जाता, लेकिन एनर्जी लेकर नहीं इजेक्ट होता। समझ गए ना? अगर फोटोन का लैम्डा 3000 एंगस्ट्रॉम होता तो सर इलेक्ट्रॉन इमिट ही ना होता, क्योंकि 3000 एंगस्ट्रॉम होने का मतलब है कि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड से भी कम हो जाती। दीप्ति कुछ समझ में आ रहा है जो मैं चर्चा कर रहा हूँ? पक्का? ठीक, तो बताओ अब इसने क्या कहा, चलो ये तक तो समझ में आ गया। इसने कहा कैलकुलेट वर्क फंक्शन, पहली बार W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सेकंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, थर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तीन चीजें निकालनी है। पहले पार्ट में क्या निकालना है वर्क फंक्शन, दूसरे पार्ट में के मैक्स और तीसरे पार्ट में वी नॉट। वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। करिए, देख लेते। वर्क फंक्शन पूछा था ना पहले पार्ट में, तो वर्क फंक्शन आएगा 8.25 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 8.25 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल आया। ठीक है कोई नहीं। और इसका इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए भाई 5.2। ठीक है चलो बहुत अच्छे, 5.15 आ रहा है वैसे इसका, 5.15 इंटू 10 की पावर सॉरी 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर किसी का रह गया हो तो सीधा फॉर्मूला लगना था, W बराबर HC अपॉन लैम्डा नॉट, वर्क फंक्शन बराबर HC अपॉन लैम्डा नॉट। H की वैल्यू रखिए, C की वैल्यू रखिए, लैम्डा नॉट की वैल्यू रखिए। पहले आंसर आएगा 8.25 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। इसको 10 के बार ये 8.25 इंटू 10 माइनस 19 जूल को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड करना होगा। समझ गए? कर लीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी तो क्या करोगे, सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन चाहिए होगी, उसके लिए निकालो। करो करो इसको, सनत बैठो नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ जल्दी से निकाल कर। के मैक्स भी तो पूछे है ना, के मैक्स। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सर के मैक्स निकालने के लिए एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा बराबर एच सी अपॉन लैम्डा बराबर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस के मैक्स। तो ये कितना है, ये तो हमारा निकल चुका है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये निकालना है बस एच सी अपॉन लैम्डा। इसको निकालो जल्दी से। लैम्डा दे रखा है क्या 1600? हाँ ठीक है, तब क्या कहने हैं 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट बराबर के मैक्स। बताओ सही लिख दिया क्या मैंने? पता मैंने क्या किया, इसको इधर लिया है पहले और दोनों में से HC कॉमन ले लिया।
इसको इधर ले आया ना पहले और दोनों में से 80 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा वहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट, उसकी वैल्यू रखेंगे 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू में 1 अपॉन लैम्डा बताओ कितना है बच्चों 1600 इंटू 10 की पावर माइनस 10 फिर माइनस 1 अपॉन 2400 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इक्वल टू एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया आपका के मैक्स, बताइए जल्दी से के मैक्स कितना आएगा। के मैक्स सॉल्व करेंगे दौड़ते हुए आंसर जाएगा, ठीक है ना। कितना 4 पॉइंट, हाँ ये आएगा 2.5, वेरी गुड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वैसे आएगा कितना के मैक्स की वैल्यू जूल में कितनी आ रही होगी 4.125 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल ये आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जल्दीबाजी ना करो, सॉल्व करो, ये नहीं कि बस सर हो नहीं रहा है तो छोड़ के बैठ गए, क्योंकि पेपर में भी करना ही पड़ेगा भाई। वी नोट कितना बच्चे, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो 2.57 इसका आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है 2 पॉइंट, ठीक है ओके। क्या करोगे ई वी नॉट बराबर के मैक्स, ये जो आपका के मैक्स आया होगा ना, के मैक्स जो आ गया ये के मैक्स, इसी को रख देना है बस ई वी नॉट के इक्वल। तो सर ई मतलब कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू वी नॉट बराबर कितना के मैक्स कितना होगा 4.125 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको नीचे ले जाएंगे तो वी नॉट बराबर 4.125 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको डिवाइड करेंगे वी नॉट निकल आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गए, जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो भाई, देर मत लगाओ। हो गया, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है भाई, यहां से मैंने जब डिवाइड किया इसको सॉल्व किया ये सब कट गया, इससे इसको कटाऊंगा 2.57 या 2.6 वोल्ट, समझ गए। प्लैंक्स कांस्टेंट की देखिए ऐसा क्या था, यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज दैट ऑफ 4 ऑप्शन है, एमसीक्यूज है, वर्क, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। क्या बात करो, पिटाई कर दूंगा, कुछ भी बोल रहे हो। द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज दैट ऑफ, द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज दैट ऑफ, लिखो ऑप्शन पहले क्या क्या दिए हैं, वर्क, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट इनमें से किससे मैच करती है, तुम्हें क्या हो गया, ठीक का दिमाग पता नहीं क्या करते हो, लास्ट मोमेंट पे आगे सब गड़बड़ाने लगता है गधे। पावर की होती है जूल पर सेकंड, पावर की होती है जूल पर सेकंड, और प्लैंक्स कांस्टेंट की होती है जूल इनटू सेकंड। प्लैंक्स कांस्टेंट की एसआई यूनिट इनमें से किसके बराबर होती है, आपने 2 तुक्के मार लिए 2 बजे, तो उसमें कोई भी एक सही होगा ना। पहला ऑप्शन सुनो वर्क, पहला ऑप्शन वर्क, दूसरा फोर्स, तीसरा लीनियर मोमेंटम, चौथा एंगुलर मोमेंटम। समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, ये लो एमसीक्यू है भाई। प्लैंक्स कांस्टेंट की एसआई यूनिट, प्लैंक्स कांस्टेंट की एसआई यूनिट इनमें से किसके इक्वल है, तो सर पहले तो हमें पता होना चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या होती है, जूल इनटू सेकंड होती है, जूल इनटू सेकंड। समझ गए। अब सर वर्क की, अब हम एक एक की चेक करेंगे। पहले क्या दिया ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में दिया वर्क, दूसरे ऑप्शन में दिया है फोर्स, तीसरे ऑप्शन में दिया है लीनियर मोमेंटम, और चौथे ऑप्शन में दिया गया है एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान से देखो, वर्क की क्या होती है जूल, सर ये कट मार देंगे, नहीं होगी। फोर्स की क्या होती है सर न्यूटन, ये भी कट मार देंगे, सर नहीं होती। लीनियर मोमेंटम की क्या होती है सर न्यूटन मीटर पर सेकंड, होती है कि नहीं, न्यूटन सेकंड होती है, सही कह रहे हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर न्यूटन इंटू सेकंड होती है, न्यूटन इंटू सेकंड। कैसे, चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स के इक्वल होता है, और इंपल्स की यूनिट क्या होती है फोर्स इंटू टाइम, मतलब न्यूटन इंटू सेकंड। तो न्यूटन सेकंड, ये भी कट मार दिया सर, यही बचा, यही होगा। लेकिन इसको भी चेक करो,
एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम L बराबर mvr, क्या होता है? mvr। मास की बताओ क्या होती है? किलोग्राम। इसकी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर, ये क्या बन गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ गए ना? L बराबर ये तो होता है mvr, ठीक है ना? तो अब बताओ इसकी यूनिट और इसकी यूनिट में क्या सिमिलरिटी नजर आई? जूल इंटू सेकेंड करो। जूल का फॉर्मूला होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड कट गई, क्या बन गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नहीं समझे? अरे जूल मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जूल होता है जूल, समझ लो ना? जैसे काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर ना, 1/2 mv स्क्वायर। मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर किया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज जूल इनटू सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कटा कितना बचा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और एंगुलर मोमेंटम की निकाली सर mvr वाले फॉर्मूले से, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी भी बनी, दोनों की सेम आ गई। तो इसका मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट की एसआई यूनिट एंगुलर मोमेंटम की एसआई यूनिट के इक्वल होती है। वो अभी यही सेम क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज प्लैंक्स कांस्टेंट। जो डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है वही फॉर्मूला इनमें से किसका होगा? 4 ऑप्शन दे देगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर सेम एज ऑफ, आगे देखो अगले क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट आर सेम एज ऑफ फर्स्ट फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। दूसरा एनर्जी इनटू डिस्टेंस, एनर्जी इनटू डिस्टेंस, ये भी गलत हो गया सर, एनर्जी इनटू टाइम होना चाहिए था, एनर्जी इनटू डिस्टेंस। बोलो सही गलत? गलत। एनर्जी अपॉन टाइम, ये भी गलत, एनर्जी इनटू टाइम सही हो गया, खत्म। कोई मुश्किल है? निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फॉर्मूला निकाल के देख रहा हो डायमेंशन फॉर्मूला, नहीं उसने 4 ऑप्शन तो दिए, उनके हिसाब से काम करेंगे। क्लियर है? अभी कोई डाउट है? अब जरा एक बार डायमेंशन फॉर्मूला बता दो। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है? ml स्क्वायर t की पावर माइनस, सही बता ना, t की पावर माइनस 1, क्योंकि इसका होता है जूल का होता है ml स्क्वायर t की पावर माइनस 2, जूल का होता है ml स्क्वायर t की पावर माइनस 2 इंटू t, सेकेंड मतलब टाइम, टाइम का t, तो ml स्क्वायर t की पावर माइनस 2 इंटू t क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर t की पावर माइनस 1। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छे। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बोला ए फोटोन इज, बस, और 4 ऑप्शन लिखे हैं, समझ गए ना? तो यही फंसा रहे हैं तुम्हें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये न्यूमेरिकल भी मैं करवा दूंगा, इनसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये क्वेश्चंस जो है, ये एमसीक्यू जो है, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हो कि, और उसके लिए भी बेहतर होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले लगाओ, फिर उसके अलावा आपको और ज्यादा प्रैक्टिस का मन है, आपके पास समय बच रहा है, आपको करने का मन है, तो फिर ऐसे सैंपल पेपर कोई ठीक ठाक ऑथेंटिक सैंपल पेपर ठीक सा कोई ले लो, उसमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आएगा जरूरी नहीं कि उसमें से क्वेश्चन आएगा, पर प्रैक्टिस तो कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी, आइडिया तो लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना? ओके, तो क्या लिखा? ए फोटोन इज, फर्स्ट में क्या लिखा? ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन, फर्स्ट ऑप्शन है ए फोटोन इज, पहली बात फोटोन होता है क्या? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन, ए क्वांटम ऑफ मैटर, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन, ठीक है ना? किसी भी रेडिएशन का एक क्वांटम, क्वांटम मतलब होता है सबसे बेसिक पार्टिकल, ठीक है ना? समझ ना? अभी कोई डाउट है? नहीं। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन सुनिए, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स इज इंक्रीज्ड, when the intensity of light source is increased, then the number of electrons emitted per second from a metal surface also increased। एक बार फिर सुनिए, मैंने क्या कहा? the intensity of the light source is increased, then the number of electrons, photoelectrons emitted from a metal surface also increased। ट्रू है। फिर रीजन सुनिए, as the intensity of the light increase, then the number of photons emitted by the light source per second also increased। तो ट्रू है, तो आर भी सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी। कारण क्या है? क्योंकि सर जितने ज्यादा फोटोन निकलेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, क्योंकि 1-1 फिनोमेनन होता है, जितने ज्यादा फोटोन्स की संख्या बढ़ जाएगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ठीक है,
द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, द नंबर ऑफ फोटॉन्स, सुनिए अब, द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू प्रेजेंट इन एनर्जी ई, कैपिटल ई एनर्जी के अंदर कितने फोटॉन्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू होगी? ऑप्शन सुनिए, नहीं समझे? इसने कहा कैपिटल ई एनर्जी में कितने फोटोन होंगे जबकि हर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू। तो वैसे तो आप खुद ही बता दो ना यार, तो बोलेंगे सर फी फॉर्मूला होता है E बराबर एन एच न्यू, सही बराबर है, सही मानों में E बराबर एन एच न्यू होता है। अगर केवल आप लगा रहे हो E बराबर एच न्यू तो वो होती है एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और अगर आप लगा रहे हो E बराबर एन एच न्यू तो वो होती है सर टोटल एनर्जी ऑफ एन फोटोन्स। क्लियर? तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में दिया हुआ है n बराबर E अपॉन क्या लगेगा फॉर्मूला? एच न्यू हो जाएगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? E अपॉन एच न्यू। बोले तुम्हें कोई डाउट हो तो फिर सुनो अगला क्वेश्चन। एन आर एंड एन बी डिनोट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। एन आर, सुनिए, एन आर एंड एन बी, एन आर एंड एन बी डिनोट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय रेड एंड ब्लू बल्ब्स। रेड बल्ब से निकलने वाले फोटोन की संख्या एनआर के इक्वल है और ब्लू बल्ब से निकलने वाले फोटोन की संख्या एनबी के इक्वल है। ओके, अब क्या कहा इसने? ऑफ इक्वल पावर, दोनों बल्ब सेम पावर के हैं, दोनों बल्ब सेम पावर के हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। हो गया? अब चार ऑप्शन दिए हैं, विच देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब देन चार ऑप्शन दिए हैं। एनआर इज इक्वल टू एनबी, पहला है एनआर इज इक्वल टू एनबी, दूसरा है एनआर इज लेस देन एनबी, और तीसरा है ऑप्शन एनआर इज ग्रेटर देन एनबी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है ना? NOTA, नन ऑफ द अबव। ओके, बताइए। एनआर ग्रेटर देन एनबी, देखता हूं आठवें का आंसर। हाँ, क्वेश्चन में कहा गया है एन आर एंड एन बी आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय ए रेड और ए ब्लू बल्ब। एक रेड कलर का बल्ब और एक ब्लू कलर का बल्ब सेम पावर के हैं। जैसे मान लीजिए आप 10 वाट के दो बल्ब लेके आए, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, 10 वाट के, तो पावर दोनों की क्या हो गई? सेम। दोनों से निकलने वाले फोटॉन्स की संख्या बताइए उसने कि रेड वाले से निकल रही है एनआर, बी वाले से निकल रही है एनबी। तो पूछ रहा है कि बताइए कौन सा ज्यादा होगा? बताइए चार ऑप्शन में कौन ट्रू होगा? थर्ड। क्यों थर्ड? सर पावर सेम है तो पर सेकंड सेम एनर्जी इमिट कर रहे होंगे। पहले सुनो ये बच्चे, ध्यान लगाओ, पावर सेम है तो हर सेकंड कितनी एनर्जी इमिट कर रहे होंगे? सर दोनों इक्वल एनर्जी इमिट कर रहे होंगे कि नहीं? पावर का मतलब क्या होता है? एनर्जी इमिटेड पर सेकंड। अगर 10 वाट का है तो दोनों 10 जूल पर सेकंड इमिट कर रहे होंगे। अब सर रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा तो उसके फोटोन की एनर्जी कम। क्लियर? एक फोटोन की एनर्जी कम। ब्लू कलर की वेवलेंथ कम, उसके फोटोन की एनर्जी ज्यादा। तो सर जिसका एक फोटोन ज्यादा एनर्जी का होगा उसके फोटोन की संख्या कम होगी, और जिसका एक फोटोन कम एनर्जी का होगा उसके फोटोन की संख्या उतनी एनर्जी में ज्यादा हो जाएगी। नहीं समझे? अरे एक बार आपको 100 लीटर में से 20-20 ml की बोतल भरनी है, एक बार 100-100 ml की बोतल भरनी है, तो संख्या किसकी ज्यादा होगी? सर 20-20 ml वाले की। बोलो बात समझ ना? दोनों को मैंने दोनों की क्वांटिटी दोनों की बराबर ले ली, 200 लीटर 200 लीटर, लेकिन इधर एक ली 200 ml की बोतल, एक ली है 100 ml की बोतल। तो सर 100 ml वाली बोतल कम रहेंगी क्योंकि उसकी एक ही बोतल की कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है। समझ गए ना? कोई डाउट रह गया? कैसे दिमाग लगाया? बार बार कह रहा हूं। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, विब्योर के हिसाब से पता लगाया, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ब्लू कलर की उससे तो कमी होगी सर पक्का। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम, और जिसके एक फोटोन की एनर्जी कम उसके फोटोन की संख्या ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? एनआर इज ग्रेटर देन एनबी इज द राइट आंसर। समझ गए ना? यही सब क्वेश्चंस मैं बार बार कर रहा हूं, घूम घूम के आते रहते हैं एग्जाम में, आपको इतना ही दिमाग लगाना है बस। समझ गए ना? अभी स्कूल में पेपर दे रहे हो, वहां थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेते होंगे, लेकिन भाई जब आप पेपर देने जाओगे बोर्ड में तो अपने ही सहारे जाना पड़ेगा, वहां किसी के भरोसे नहीं जाना है। समझ गए ना? अगल बगल कोई दूसरा व्यक्ति अगर बैठा भी होगा तो जरूरी नहीं कि कोई इतना अच्छा ही होगा। अगर कोई मान लो तुम्हारे 1% मान लो कि सर रूम में कोई टीचर आ गए, वो भी इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन बगल वाले के ऊपर क्या भरोसा करोगे? जरूरी थोड़ी तुम्हारे साथ का ही होगा, तुम्हारे स्कूल का ही होगा। समझ गए ना? तो उस पर भरोसा करोगे, फंसा दिया उसने तुम्हें, उधर उधर उल्टे सीधे बता दिए सबके आंसर, और फंस जाओगे बिना बात।
समझ गए। और वैसे भी ये कैसे डिसाइड करोगे कि किसी को देखकर ये कैसे पता लगाओगे कि वो तुमसे ज्यादा ही जानता होगा। हो सकता हो तुम्हारे भी जैसे तुम्हारा भी गुरु हो, है ना, समझ में आ रही बात ना, वो तुमसे भी आगे हो उस मामले में। और वहां लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो बहुत बेकार होता है ना, वो स्मार्टनेस झाड़ने के चक्कर में बताते ऐसे हैं जैसे बड़े बड़े कॉन्फिडेंट होकर के, अरे इसका तो ये है, अच्छा ऐसा लगेगा इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो कैसे डिसाइड करोगे कि वो तुमसे ज्यादा जानता है कि कम जानता है, ठीक है ना। इसलिए अपने भरोसे जाना है, ठीक है, ज्यादा किसी और के भरोसे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो फिर क्या बोले इसने, सुनिए भाई, सिलेक्ट द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये कैसे एक साथ हो सकता है, आपको बताना है भाई, कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा। अच्छा चलो छोड़ बता ही दो भाई, मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ। इसने कहा सिलेक्ट द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन दिए गए हैं, एच सी अपॉन लैम्डा, एच अपॉन न्यू, पी अपॉन एच, एच अपॉन सी न्यू। एच न्यू अपॉन सी, मैं इसको हटा देता हूँ, ये चार हैं भाई, इनमें से 1 2 3 4। आपको बताना मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोर्थ, अच्छा फोर्थ होगा, फोर्थ, हाँ, एच न्यू अपॉन सी, समझ गए ना, एच न्यू अपॉन सी। वैसे भी सिंपल समझ में आ रहा है, क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, तो एच अपॉन एच अपॉन एम सी, है ना, ये हो जाएगा। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ, अरे मोमेंटम बताना है, मोमेंटम, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच सी अपॉन ई, और यहां रख दें, है ना, ये आ जाएगा एच सी अपॉन ई इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो यहां से एच से एच कैंसिल, पी बराबर क्या आ जाएगा, ई अपॉन सी, ई का मतलब एच न्यू अपॉन सी। सही है, वेरी गुड, ये हो गया। दिमाग लगा दो, बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, एमसीक्यू दे रहा हूं मैं आपको, और ये एमसीक्यू बड़े भी नहीं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड के बाहर के क्वेश्चन भैया, नहीं उस लेवल का कहां क्वेश्चन आएगा, नीट या जेई के लेवल के क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड के लेवल की क्वेश्चन है कि आपको बोर्ड में इतना तो बेसिक जानकारी रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है अब आगे, ठीक। दोबारा से कि कहां अलग से बता दूं, ठीक। इसने कहा P and E denote the momentum and energy of photon if the wavelength of photon is decreased. P and E denote, है ना, P and E denote momentum and energy of photon. P momentum है और E energy है। If the wavelength of photon is decreased, अगर फोटोन की वेवलेंथ डिक्रीज होगी, तो चार ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए कौन सा ट्रू होगा, समझ गए। बोथ P and E इंक्रीज, बोथ P and E इंक्रीज, डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, बोथ। उसने कहा अगर वेवलेंथ घटेगी तो मोमेंटम और एनर्जी दोनों इंक्रीज होंगी। बोलो सर, फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का, ये तो रहा भी एच न्यू अपॉन सी, तो एच बराबर एच न्यू का फॉर्मूला सी अपॉन लैम्डा, तो एच अपॉन लैम्डा, अरे मोमेंटम बराबर एच अपॉन लैम्डा होता है कि नहीं, एच अपॉन लैम्डा, क्योंकि लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, तो अगर लैम्डा घटेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, सही है। साथ ही साथ सर एनर्जी ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा घटेगा तो मोमेंटम एनर्जी भी बढ़ेगी, पहला ही सही है वैसे तो। आगे क्या क्या लिखा है, पी इंक्रीज, ई डिक्रीज, पी डिक्रीज, ई इंक्रीज, बोथ पी एंड ई डिक्रीज। तो ऐसे करके आप समझ गए ना, क्वेश्चन देखो कितने मजे के साथ बना लेते हैं ये, कि भाई पी एंड ई बोथ इंक्रीज, एक बार बोथ डिक्रीज, फिर एक बार पी इंक्रीज, ई डिक्रीज, पी डिक्रीज, ई इंक्रीज, खत्म, चार ऑप्शन बन गए बढ़िया बढ़िया से। तो लैम्डा अगर डिक्रीज होगा तो सर दोनों ही इंक्रीज होंगे, दोनों ही इंक्रीज होंगे। बोलो समझ में आ गई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है ना,
बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिया सबसे, ठीक है ना। When photon of energy h nu fall on a photosensitive metal surface, then the kinetic energy of the all the electrons emitted is, सुनो भाई, अगर h nu एनर्जी रखने वाला कोई फोटोन h nu नॉट वर्क फंक्शन रखने वाले किसी फोटोसेंसिटिव सरफेस पर टकराता है तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ध्यान सुनिए जाइएगा क्वेश्चन, ऑप्शन सुनिए अब। मैं क्या बता रहा हूं, फोटोन की एनर्जी कितनी है h nu, वर्क फंक्शन कितना है h nu नॉट। अब ऑप्शन सुनिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज h nu माइनस h nu नॉट। सेकंड ऑप्शन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज h nu माइनस h nu नॉट। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज h nu। चौथा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज h nu नॉट। ये दो तो कट मार दो, ये दो तो कट मार दो, हाँ सेकंड सही होगा। अभी देखो ध्यान सुनो, उसने कहा ऑल द इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी h nu माइनस h nu नॉट होगी, नहीं सर वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, h nu माइनस h nu नॉट इक्वल टू k max होता है। k max मतलब फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो, समझ गए ना, पकड़ पा रहे हो, बहुत अच्छे। तो इसने दो ऑप्शन में फंसाया है, बाद वाले दो तो समझ में आ जाएंगे कि सर h nu आएगा तो h nu थोड़ी ना जाएगा एनर्जी लेकर के, ठीक है ना, और h nu नॉट भी नहीं होगा, तो लास्ट वाले दो तो कट मार ही दोगे। लेकिन पहले दो में उसने एक बार बोला ऑल द इलेक्ट्रॉन, जो बच्चा पहला पढ़ के दूसरे पे जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि कई बार ये भी मन तो कह रहा था एकदम पहले वाले को पढ़ के कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी h nu माइनस h nu नॉट, सही भी है ये बात, लेकिन भाई अब उसने फंसा दिया कि ऑप्शन इससे बेहतर दे दिया एक, हाँ एग्जैक्ट दे दिया एकदम, मतलब इससे अच्छा ऑप्शन दे दिया है कि जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? अब बढ़े, फिर क्वेश्चन सुनो, कविता ध्यान लगाओ बच्चे, मैंने आज बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, सुनो, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फर्स्ट सुनिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, सुनो ध्यान से, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दीप्ति ध्यान नहीं दे रही मेरी बात पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस पता लगा मिल जाएंगे, और सेम नहीं मिलेगा तो इसी में से निकल के तो आता है क्वेश्चन, है ना। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट होता है किससे, ऑप्शन सुनिए, वर्क फंक्शन, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, सर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है उससे, तो इसको कट मार दो। इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, बस यही सही है। नेचर ऑफ द इमिटिंग सरफेस, उस पर भी डिपेंड करता है, इमिटिंग सरफेस की नेचर पे कैसे डिपेंड करता है सर, अगर उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, समझ गए ना, बहुत अच्छे। ऑल ऑफ द थ्री, ऊपर वाले तीनों पे नहीं सर, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रही है बात ना, किससे इंडिपेंडेंट होता है, इंटेंसिटी से। सर इंटेंसिटी से काइनेटिक एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी से लेना देना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एनर्जी का नहीं, समझिए ना। लाइट भले ही डिम जल रही हो लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो अगर आप, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, समझ गए ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट on metals, an increase in the frequency of incident radiation, an increase in the frequency of the incident radiation, हो गया, increases, सुनो, an increase in the intensity, sorry, in the frequency of the incident radiation increases first work function of the metal, तो उसका क्या मतलब है सर, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो वर्क फंक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो मेटल के लिए होता है, तो मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, कट मार दिया इसको। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नहीं सर ये भी मेटल के नेचर पे डिपेंड करती है, इससे कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, सही है, ठीक है ना। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट बढ़ेगी, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और जिसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे डिपेंड करेगी। थर्ड, रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन,
ये फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है सर, इसका कोई मतलब नहीं है उससे। रेट ऑफ इमिशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, समझ गए ना? क्लियर हो रहा है? कोई मुश्किल है? नहीं। ए प्रोटॉन विच ऑफ द फॉलोइंग has maximum wavelength, which of the following has maximum wavelength if all the particles energized by same potential? समझ रहे हैं क्वेश्चन? A proton, an alpha particle, an electron and photon. सिंपल नहीं क्वेश्चन समझे? देखो मैंने कहा which of the following has maximum wavelength, if all of them energized by same potential। पहली बात, अगर सबको सेम पोटेंशियल दिया जाएगा तो पहली बात छोड़ो, इसका नहीं कराते, मैं खाली दो में पूछ लेता हूं। बताओ किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा? ये बताओ, छोड़ो। लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा में किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी अगर दोनों को सेम पोटेंशियल दिया जाए? कैसे? लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इक्वल टू एच अपॉन एम पी वी पी अपॉन एच अपॉन एम अल्फा वी अल्फा। समझ गए ना सर? इससे फायदा ही नहीं मिलेगा। क्या इससे फायदा मिलेगा? हाँ, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा सर। किससे फायदा मिलेगा? कौन सा वाला फॉर्मूला लगा के फायदा मिलेगा? लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2 एम पी, अब ये हो जाएगा ई पी, नहीं बल्कि ये बोलेंगे ये हो जाएगा, हाँ, ई पी वी पी। वी दोनों का सेम है, कुछ बात समझना? अपॉन में एच अपॉन अंडर रूट 2 एम अल्फा ई अल्फा वी अल्फा। पर सर ये सेम है दोनों का, तो कट गया, एच से एच भी कट गया, 2 से 2 भी कट गया, तो फिर क्या आएगा बताओ? लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा इक्वल टू, ये चला जाएगा ऊपर, अंडर रूट 2 एम अल्फा ई अल्फा अपॉन अंडर रूट एम पी ई पी। अब बताओ सर एम अल्फा कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ एम पी। ई अल्फा कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ ई पी होता है ना। और बस ये कितना हो गया? एम पी ई पी। वेरी गुड, ये कट गया, कितना आ जाएगा? 8, 2 रूट 2 अपॉन 1 लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, ऊपर कितना आ जाएगा? रूट 8 अपॉन 1। बोलो है कि नहीं? कौन ज्यादा होगा सर? लैम्डा पी बराबर रूट 8 टाइम्स ऑफ लैम्डा अल्फा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? देखो यहां मैंने, बताओ मुझे, अच्छा बताओ, आज तो बताओ, लैम्डा बराबर एच अपॉन एमवी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? क्वेश्चन को समझो भाई मेरे प्यारो, टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम खराब मत करो, बहुत काम का टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। सर वेलोसिटी का डिफरेंस हो सकता है, कारण क्योंकि आपने बोला है हमने दोनों को सेम पोटेंशियल अप्लाई किया है, दोनों पर, दोनों को हमने सेम पोटेंशियल से एनर्जाइज किया है। एनर्जाइज करना मतलब मैंने प्रोटॉन के ऊपर भी और अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, उसकी वजह से वो एनर्जाइज हो गए। एनर्जाइज हो गए तो सर वो वेलोसिटी लेकर दौड़ने लगे, इसका मतलब उनसे एसोसिएटेड एक डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, जिसकी वैल्यू तो लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी होगी, लेकिन मुझे वी पता कैसे चलेगा? तो आपने पोटेंशियल चूंकि सेम दिया, तो मुझे तो लैम्डा का फॉर्मूला पोटेंशियल के टर्म्स में भी पता है ना, एक क्या होता है? एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ई वी होता है। ई वी, ई बोले तो चार्ज। क्लियर? तो सर लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा का अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो मैंने लैम्डा पी के टर्म्स में लिखा एच अपॉन अंडर 2 एम पी ई पी वी पी। वी पी और वी अल्फा सेम है, अल्फा को भी आपने उतना ही पोटेंशियल दिया और किसको? प्रोटॉन को भी। अब यही सेम क्वेश्चन में वो कुछ और भी बदलाव कर सकता था। मान लो ऐसे कह दिया कि हमने अल्फा पार्टिकल को एक्सीलरेट किया, the accelerating potential for proton and alpha particle are in the ratio 1:4। नहीं समझे? क्वेश्चन सुनो मैंने क्या कहा, हे बच्चे ध्यान लगाओ। द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इन द रेशियो 1:4। अगर ऐसा कहता तो समझो क्या दिया? Vp अपॉन वी अल्फा 1/4 के इक्वल। तब हम इसको भी ना कटाते, तब इसकी वैल्यू भी लिखते, Vp बाई अल्फा की वैल्यू क्या लिखते? 1/4। समझ गए? तो वो जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ही देगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा गया है कि वीपी और वी अल्फा क्या दे रखा है? सेम। दोनों को सेम पोटेंशियल से हमने एनर्जाइज किया और फिर हमसे पूछा कि बताओ किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो हमने सिंपलीफाई सॉल्व किया, दौड़ते हुए हमारे पास लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा आ गया रूट 8/1 के इक्वल। इससे जानकारी मिल रही है कि लैम्डा पी जो है वो लैम्डा अल्फा से ज्यादा ही होगा। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। पक्का?
अगर आप चाहेंगे तो आप जा करके आराम से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें और क्वेश्चंस जो भी बचे हुए हैं उनको लगा लीजिएगा, ठीक है ना। आज के लिए मुझे लगता है फिजिक्स में इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है ना, मैथ्स के लिए। हाँ